अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सेनेट से 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर हो गई है और हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर अहमद ख़ान की सपोर्ट भी ये हदफ पूरा करने के लिए हासिल करना पड़ी है। बहरहाल 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस बात का ऐलान किया कि अब ये जो 27वीं आइनी तरमीम है ईवान बाला इसको मंजूर करता है। जो अपोजिशन है PTI समेत वो एहतजाज करती रही। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया गया। इंतहाई शोर शराबा रहा जब तहरीक पेश की जा रही थी, जब ये मंजूरियाँ ली जा रही थी उस वक्त, और जब आखिर में वोटिंग हुई जो हुकूमती और 27वीं आइनी तरमीम के हिमायत में जो अरकान जिन्होंने वोट किया था उन्हें 2 अलहदा लॉबियों में जाने का कहा, तो उस वक्त अपोजिशन ने बाइकआउट भी किया है। जो बड़े चीदा निकात हैं, अब पाकिस्तान में जो आइनी अदालत है उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। सेनेट से मंजूरी के बाद ऐवान ज़ेरी में ये तरमीम पेश की जाएगी। जो पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी है वो पहले ही इसकी मंजूरी दे चुकी है और उसके बाद आइनी अदालत जो है इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्ट हो रहा है कि 7 जजों को उसके लिए शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है। कुछ जो सरकारी हुकूमती ज़राए हैं वो ये भी कहते हैं कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं वो आइनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। दूसरी जानिब जो सदर ममलिकत हैं उनको ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकेगी और ये इस्तिस्ना सदर ममलिकत को उस वक्त तक हासिल रहेगा अगर वो दोबारा कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की सूरत में ये इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफत पर NFC और तालीम और सेहत विफाक के सुपुर्द करने मामला टल गया है। इस शिक को निकाल दिया गया था। दिफाई ढांचा जो है उसमें भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की जो मंजूरी है वो दी गई है। बज़ाहिर तो हुकूमत का जो हाथ है वो इस सारे मामले में ऊपर लग रहा है और जिस तरह सेनेट से ये तरमीम मंजूर हुई है अब कोई ख़दशा ऐसा मौजूद नहीं है कि कौमी असम्बली से भी ये तरमीम मंजूर ना हो सकें। अब तक जो रिपोर्ट हुआ है तकरीबन 59 शिकें हैं जिनकी मंजूरी आज सेनेट से ली गई है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर ममलिकत ने इस पर दस्तखत करने हैं और बाज़ाब्ता तौर पर यह आईन पाकिस्तान का, गज़ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर जो आइन में तब्दीलियाँ लाई गई हैं, तरमीम की गई हैं, अपोजिशन इस पर एहतजाज भी कर रही है। बुनियादी तौर पे अब एक नुक्ता ये है कि इन तरमीम का आम लोगों को फ़ायदा क्या होगा, बिलखुसूस क्या निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आएगी और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो एक इस तरह भी कैफियत है सियासी एतबार से, क्या उसमें भी कोई चैन आएगा। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, आपने भी विटनेस किया कि 27वीं आइनी तरमीम शिकवार मंजूरी हुई। 64 अरकान ने इसकी हिमायत में वोट किया। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब PTI से, JUI से अहमद ख़ान साहब, उन्होंने भी अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट किया और अब बाज़ाब्ता तौर पे सेनेट से इसकी मंजूरी हो चुकी है। ओवरऑल ये जो हुकूमत की तरफ से आप समझते हैं कि हुकूमत का अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो ये शो कैसा रहा, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, इस तरमीम के असरात आपकी नज़र में क्या होंगे। इरशाद साहब, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें नईम पंजूता साहब ने ज्वाइन किया है, पाक इंसाफ के वकील रहनुमा हैं। पंजूता साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी इरशाद साहब। देखें, जब हुकूमत ने ये इरादा कर लिया कि ये तरमीम हमने करनी है और मंजूर भी करानी है, तो मुझे तो कोई शक नहीं था कि ये मंजूर नहीं होगी। 26वीं आइनी तरमीम जब मंजूर हुई थी तो उस वक्त तो कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन फिर भी मंजूर हो गई और अब भी हो गई है। इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके जो कानूनी आइनी असरात हैं उस पर तो बहस चल रही है, चलती रहेगी। एक तो ये हुआ है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो एक पोजीशन थी, और मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत बड़े खिलाड़ी समझे जाते थे कि उनकी तामुन के बग़ैर, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई आइनी तरमीम करना या कोई बड़ा फ़ैसला करना मुश्किल है। वो तो हुकूमत ने उससे निजात हासिल कर ली। मौलाना फजल रहमान साहब अब कम अज़ कम ऐवान की हद तक सेनेट या कौमी असम्बली में उनकी ज़रूरत नहीं है। लाइमलाइट अब नहीं है उनके पास, जो तारीख़ी है। जिस तरह पिछली दफ़ा ये हो रहा था कि अपोजिशन का वफ्द
निकलता था तो मुस्लिम लीग का वफ्द अंदर चला जाता था, मुस्लिम लीग का वफ्द आता था तो फिर पीपल्स पार्टी का वफ्द चला जाता था। शहबाज शरीफ साहब हाज़िरी दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हाज़िरी दे रहे हैं, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, वो इस दफ़ा नज़र नहीं आया। तो ये एक सूरत हाल है। और दूसरी सूरत हाल ये भी है जो मानना पड़ेगा हुकूमत को कि हुकूमत का जो मैनेज करने की सलाहियत है वो कमज़ोर पड़ी है। मिसाल के तौर पर ये जो 2 वोट हासिल किए गए हैं अपोजिशन के, ये 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। ये शो करने के लिए कि हम कंफर्टेबल, वो सूरत हाल नहीं बनी। पूरे ही वोट, अगर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब बीमार ना होते और गिलानी साहब भी मौजूद थे तो शायद इनको 2 वोटों की ज़रूरत भी ना पड़ती। लेकिन उन्होंने आने लाइटर नोट, मतलब ये कोई संजीदा बात नहीं है, वो हुकूमत ये दावा कर सकती है कि जी इस तरमीम की मंजूरी में भी ऑन बोर्ड है JUI और पीपल्स पार्टी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पहलू है। अब देखें, हमने उनका वोट भी बरकत के लिए अहमद खान साहब, अगर अहमद खान साहब मौलाना साहब के आशीर्वाद से अगर नहीं आए तो फिर तो मौलाना के पास ये इख्तियार है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, अबड़ो साहब ने बहरहाल मैं समझता हूँ ये किया है कि उन्होंने अपने इस्तीफ़ा का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं वोट दिया है फील्ड मार्शल की खातिर, फ़ौज की खातिर, उनकी मोहब्बत में, लेकिन अब मैं चूँकि ये सीट जो है वो PTI की है तो मैं अब उससे मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। और साथ ही चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा आप फ़िक्रमंद ना हों, हम आपको मुंतखब कराएँगे। वो सीट भी उनकी, उन्होंने सीट दे भी दी और उनसे वादा भी हो गया कि आपको सीट मिल जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो अहमद खान साहब हैं, ये बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं, दौलतमंद हैं। ये भी अबड़ो साहब की तरह, अब अबड़ो साहब भी कारोबारी आदमी हैं, तो अबड़ो साहब की तरह अपनी सीट छोड़ते हैं, मौलाना के हवाले करते हैं, या ये बैठे रहेंगे जिस तरह मरवत साहब बैठे हुए हैं। सही। वैसे लेकिन बहरहाल जो भी सूरत है वो हुकूमत को 2 वोट लेने पड़े। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बात खुलेगी कि ये ज़मीर के मुताबिक थे या और चीज़ें, या फिर ज़मीर के मुताबिक थे। हाँ, लेकिन ये है कि अपोजिशन ने वॉकआउट किया, लेकिन अपोजिशन इससे पहले PTI और 2 चीज़ें अपोजिशन की भी हैं जो डिस्कस होनी चाहिए। वो ये है, वो पंजोदा साहब से भी हम पूछ लेते हैं। एक तो ये है कि फजलुर रहमान साहब जो थे वो भी इसमें शरीक नहीं थे, तो क्या ये उनकी PTI की कोशिशों का नतीजा था या PTI इस दफ़ा भी अपोजिशन को मुत्तहद करने में, साथ मिलाने में कामयाब नहीं हुई और उसको फिर बाइकाट ही करना पड़ा। सेनेट में तो कम अज़ कम वो अपोजिशन को साथ मिला के और अपने वोट पक्के रख के हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकती थी, लेकिन वो टफ़ टाइम नहीं दे सकी। तो पंजोदा साहब ये समझते हैं कि आपकी हिकमत अमली सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रही? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दीजिए। देखें, जहाँ आपने अपोजिशन की बात की है, हर एक का, पाकिस्तान के शहरी का ये फ़र्ज़ है, ये हक़ बनता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो उसके ख़िलाफ़ खड़े हों, जो पाकिस्तान के हक़ में हो उसको सपोर्ट करें। ये 26वीं तरमीम हो या 27वीं तरमीम हो, ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, हैं और रहेंगी। और इसमें जो शख्स भी उसको सपोर्ट करता है या किया है, वो मैं नहीं समझता कि उसने तारीख़ के अंदर जो है अच्छे लफ्ज़ों से अपना नाम लिखवाया, बल्कि बुरे लफ्ज़ों से उसे ताहयात याद रखा जाएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। दूसरी ये चीज़ है कि देखें, मौलाना साहब हों या दीगर हों, किसी शख्स ने अगर 26वीं तरमीम में वोट दिया है तो हम समझते हैं कि उसे नहीं देना चाहिए। मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम में हर हद तक कोशिश की कि वो ना जा सकें, लेकिन उनके मेम्बरान को उठाया गया, उसके बाद उन्हें जाना पड़ा और वो गए, उसका हिस्सा बने। ये ना कहा जाए कि तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा थी। यहाँ तहरीक इंसाफ ने बड़ी तबाही से बचने के लिए ज़रूर इनपुट दिया ताकि वो तबाही ना हो सके। जो आज बातें करके हमें कह रहे हैं कि ये भी मुलव्वस थे, वो बिल्कुल हम उस बात की तरदीद करते हैं। दूसरी ये चीज़ रहेगी कि देखें, इस 27वीं तरमीम के अंदर जो रईसी खसर थी, जो 26वीं तरमीम में बाकी थी, उसको पूरा किया गया है। पंजोता साहब, जी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है, ये सारी तरमीम इसलिए की गई है। जी पंजोता साहब, ये तो एक मफरूज़ा है ना कि वो ये सारे क्राइम शुरू कर देंगे।
मिसाल के तौर पर वो हुकूमत का नुक्ता नज़र ये है, आइनी अदालत के हवाले से उनका नुक्ता नज़र ये है कि इमरान खान साहब ने भी जब 2007 में लंदन में हुआ था मिसाक जमहूरियत के बाद एक इकट्ठ हुआ था, इमरान खान साहब उसमें शामिल थे, तो उस वक्त आइनी अदालत पर उनका भी इत्तेफाक था, वो जो एक तंजीम इत्तेहाद बनाया गया था। और इसी तरह ये जो इस्तिस्ना का मामला है, दौरान मुलाजम यानी अपने मनसब की अदायगी के हवाले से तो इस्तिस्ना पहले से मौजूद है, उसको एक्सटेंड किया गया है। जब वो पहले वाला जायज़ था तो दूसरे वाला कैसे नाजायज़ हो गया? नहीं, देखिए बात यह है कि आइनी अदालत की बात के साथ अगर आप ये कंपैरिजन करें कि इमरान खान साहब ने ये बात की है तो जजेस के पास से 100 मोटो ले लिए जाए, तो इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा कि आप जजेस के पास से 100 मोटो ले लें। दूसरा, इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अदलिया की आज़ादी जो है उसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करें। कभी भी नहीं कहा कि आर्टिकल 175 के अंदर तब्दीली की जाए। कभी भी नहीं कहा कि आर्टिकल 200 के अंदर तब्दीली की जाए कि एक जज को आपका वो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करके, और वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें हुकूमती लोगों की तादाद ज़्यादा है, PTI के सिर्फ 2 हैं, बाकी तमाम के तमाम जो 17 के ऊपर मुश्तमिल है वो उसमें हुकूमती लोग हैं, चाहे लॉ मिनिस्टर हो, चाहे अटार्नी जनरल हो, चाहे बाकी मेम्बरान हो, चाहे चीफ जस्टिस साहबान हो, क्योंकि चीफ जस्टिस भी तो अपनी मर्जी के लायक है। मंसूर शाह साहब का रास्ता रोके उधर आईनी बेंच बना के, मैं सर मुदाखलत तो वो जज है आपको पसंद नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो आप उठा के किसी और अदालत में फेंक देंगे। अगर कोई इनकार करेगा तो उनके खिलाफ रेफरेंस होगा। ऐसा तो कभी भी नहीं इमरान खान ने कहा। ये जो जजों के तबादले की शिक तो ऑलरेडी मौजूद है, सदर के पास इख्तियार है। अब तो उसको सदर से इख्तियार वापस लेके एक बड़े फोरम पर उसको रखा गया है जिसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे। बड़ा फोरम अब तबादला करेगा, एक फ़र्द वाहिद नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि ये मर्जी वाली बात तो सजाद अली शाह साहब के एक फ़ैसले की रूह से ऑलरेडी आइन में तो कोई ऐसी मर्जी वाली बात नहीं है कि उसकी जज की मर्जी पूछना ज़रूरी है। नहीं, देखें आप मौजूदा सूरत हाल देखें कि एक जेली पार्लियामेंट जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है वो तरमीम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, उस जेली जो पार्लियामेंट है उसने अपने जो उसकी एक शनाख्त है या जो उसकी बिल्डिंग है उसको मजबूत रखने के लिए, उसको बचाने के लिए इस तरह की तरमीमें की जा रही हैं कि रास्ते में आने वाला कोई शख्स भी होगा तो उसको आसानी से हटा दिया जाएगा। अब 6 जजेस हाई कोर्ट के जिन्होंने खत लिखा, एक जज को आपने साथ मिला लिया, बाकी रह गए 5। पंजूता साहब, आप मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, ये यहाँ से ट्रांसफर ना हुए तो मेरा नाम बदलिएगा। ट्रांसफर किया जाएगा या तो कंप्रोमाइज किया जाएगा या फिर ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब ट्रांसफर आपने कर लेना है कि ऐसी तरमीम जो पहली नजर आ रही है कि आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको दरमियान में हर्डल्स आ रही हैं, अब आगे आ जाएं। इस पार्लियामान में 243 या ये पार्लियामान जिसको आप जाली कह रहे हैं, जरा बात सुन लीजिए जरा। ये पार्लियामान जिसको आप जाली कह रहे हैं, इसमें जो आपके असली बैठे हुए सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब थे, PTI तो उनको नहीं रोक सकी, अपना हाउस नहीं इन ऑर्डर कर सकी। बज़ाहिर तो कोई दबाव भी नज़र नहीं आया, कोई खिंचाव भी नज़र नहीं आया। इसके बावजूद उन्होंने जाके वोट जो है वो हुकूमत की और तरमीम की तायद में दे दिया। तो आप नहीं समझते कि इस जाली में जो आप लोग असली बैठे हुए हैं, आप लोगों का तो कोई कलसीदी ही नहीं है? देखिए बात यह है कि PTI जो है वो कोई लैपटॉप के ऊपर ऐसा अमल नहीं है कि बैठ के इमरान खान साहब ने अंदर से ऑपरेट करना था तो 92 के 92 या 100 के 100 लोग जो हैं वो एक जगह पर खड़े रहने थे। ज़मीर जो हैं वो बिकते हैं और बिकते आए हैं। अगर किसी शख्स का ज़मीर बिका है, उसको मजबूर किया गया या पैसे दिए गए या उठाया गया, जो भी तरीका ऐसा तो कुछ रिपोर्ट ही नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ रिपोर्ट ही नहीं हुआ। उनसे पूछिए कि उनको ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ सैफुल्लाह अबड़ो साहब के बारे में। गया दूसरी साइड से, जो बंदा साडा है तो दूसरी साइड से क्यों गया? कोई वजह तो है ना। घर बैठे उसे ख्वाब तो नहीं आ गया, अचानक से आज उसे याद आ गया कि PTI ने मेरे साथ नहीं दिया, अचानक उसे आज ख्याल आ गया। अचानक भी तो जाग सकता है। 26वीं वो खुद ही लोग भाग के चले गए। ये फरमाएं, देखें भाग के उठाया गया या जो भी तरीका कार किया गया, जो ये करवा रहे हैं
आप उनसे पूछिए, मैं तो उनका गिरबान पकड़ूंगा, ऐसा कुछ पाकिस्तान रिपोर्ट की नहीं अवाम हुआ। उनका गिरबान आपकी बार ऐसा कुछ पकड़ेगी, रिपोर्ट छोड़ेंगे ही इनको भी नहीं नहीं, हुआ। लेकिन उनका गिरबान हम पकड़ेंगे और बताएंगे कि इमरान खान का खौफ है, उस खौफ की वजह से ये जी। तमाम तरमीमें आप कर रहे हैं। उसका अच्छा, डर ये है कि बताएं, वो बाहर आएगा, ये कैसे बताएं आप, चलेंगे, क्योंकि जो ये जुल्म हालत- किया है, मेरे साथ जो एक पहलू जो और भी आपने है। निजाम बनाया हुआ है वो गिरेगा। आप देखें, ये तो आपके सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर अब आपके ये हालात हैं। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें, बार काउंसिल्स में जो प्रोफेशनल ग्रुप है और ILF है, वो कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर सका, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। कहीं भी तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुनज़्ज़म ही नहीं हैं। तो इन तमाम बातों से पहले आपको अपना घर सीधा करने की प्लेटफॉर्म जरूरत जो नहीं है, देखें प्लेटफॉर्म जो है वो आप देखें तो 8 फरवरी को लोगों ने बता दिए कि किस तरह वो मुनज़्ज़म है, और फिर वो डाका मार के आज तक उनका फैसला नहीं हो सका हल्कों का, और पूरा तरमीम की गई उसमें भी। कि मामला ये है कि बार कौंसिल वाला मामला आपने उठाया, वकला वाला, वकला एक इंडिपेंडेंट एक इदारा है, उसमें पार्टियों को देखकर हर बंदा वोट नहीं करता। ये वाहिद इमरान खान का टिकट है जो इस दफ़ा आपने देखा या पिछली दफ़ा देखा कि इमरान खान का टिकट लेकर लोग आए और कैंपेन करके जीत। फैसल मलिक पिंडी से आप जाकर चेक कीजिए, उसने प्योर किसी ग्रुप का नहीं नारा लगाया, उसने कहा जी मैं इमरान खान को उम्मीदवार हूँ। आबद हफीज़ विरक मैं इमरान खान को उम्मीदवार, जुबैर कसाना उसने कहा मैं इमरान खान को उम्मीदवार हूँ। इतने बेशुमार लोग, कोई एक शख्स मुझे दिखा दें जिसने कहा कि मैं नवाज शरीफ का उम्मीदवार हूँ और वो जीत गया हो। बाकी जो दूसरे ग्रुप के एहसन आज़म नज़ीर तारड़ या एहसन बून ग्रुप, उस ग्रुप के भी जो लोग जीते हैं उन्होंने बार के अंदर PTI से भी वोट लिया, यानी पीपल्स पार्टी के लोगों से भी वोट लिया। लॉयर्स जो हैं वो देखें एक अलग एक बॉडी है, तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं देखते। लेकिन इमरान खान की हद तक फिर भी लोगों ने देखा और इतने लोगों को जितवाया। पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है, 44 के करीब हमने सीटें जीती। आप देख लें कि लाहौर के अंदर अगर देखें आप तो 11 सीटें जो हैं लाहौर की हद तक, ज़िले की हद तक जो है वो हमने जीती हैं। 11 कितनी जी, 16 में से 11 सीटें। तो इससे ज़्यादा और क्या इनकलाब आता है कि इमरान खान के नाम पे लोग जो हैं वो इस तरह जीत रहे हैं। दूसरी तरफ तो कैंपेन नवाज शरीफ की जरदारी की तो की नहीं गई, उन्होंने सिंपल कैंपेन की। कई लोगों ने इमरान खान की तस्वीरें पुरानी लगा के कैंपेन की और आज वो जाकर भून के साथ या तारड़ के साथ जाकर बैठ गए। तो ये ना कीजिए कि इमरान खान आ रहे हैं। इमरान खान पहली दफा एक सियासी जमात के लीडर जो हैं वो पहली दफा लोगों वकीलों के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस होके लोगों ने वोट दिया। पंजोता साहब, बात ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी आपके लोगों ने इमरान खान का नारा लगाया। ये इलेक्शन जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुए और 27वीं आईनी तरमीम से पहले हुए, बाज़ सुनाई दे रही थी। तो अगर प्रोफेशनल ग्रुप या ILF के जो लोग थे वो ये नारा लगा रहे थे और वो कह रहे थे, और बार जो है या वकला की जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, 26वीं और 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर वो उस ग्रुप को का साथ देते हैं जिस पर लेबल लगा हुआ है हुकूमत की हिमायत का या आज़म नज़ीर तारड़ साहब की हिमायत का या आसन बुन की, तो इसका मतलब है कि वकला बिरादरी को कम अज़ कम इन तरामीम से कोई मसला नहीं है। नहीं, देखें जो लोग जितने वो उम्मीदवार जीते हैं ना, किसी ने ये नोटिफिकेशन लेकर नहीं गया कि हम भून की ग्रुप की तरफ से खड़े हो रहे हैं या आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप की तरफ से खड़े हो रहे हैं। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला उस ग्रुप ने कोई। ये वाहिद इमरान खान की तरफ से, ILF की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है, उनकी तरफ से उनके नाम के ऊपर इस तरमीम के खिलाफ कोई भी नहीं उम्मीदवार आया कि मैं तरमीम के खिलाफ हूँ, आप मुझे वोट दें। सारे के सारे जो हैं वो इस वजह से आए, उन्होंने आके कहा कि हम हक और आइन और कानून का साथ देंगे। ये जितने लोग जीते हैं इस नारे पे आए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ या एहसन भून के नाम पे या 26वीं तरमीम के हक में खड़े होकर नहीं वो आए। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ये आप तक गलत। वो तो आइन का तो हिस्सा है ना, साफ लग रहा था। देखे ना, आज़म नज़ीर तारड़ साहब विफाकी वज़ीर कानून हैं, वो तरमीम भी उन्होंने असम्बली में पेश की, ये भी अब वही पेश करेंगे। तो ये तो बिल्कुल अज़हर मिन शम्स था कि हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में भी वाज़ेह था कि हारून रशीद साहब जो हैं वो किस नारे पर इलेक्शन जीत रहे हैं और किस लड़ रहे हैं और किसकी वजह से लड़ रहे हैं। आपके लोग, प्रोफेशनल ग्रुप के लोग भी वाज़ेह थे। लेकिन आगे चलते हैं, मेरा ख़्याल है आपके जो साबका साथी हैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, ये पहुँचे हारून रशीद साहब के पास, उनको मुबारकबाद पेश की। आप कह रहे हैं कि जो उस ग्रुप के लोग जीते हैं उनको भी PTI ने साथ दिया, उनका भी PTI ने साथ दिया। तो PTI के जो हामी वकला हैं जो नारा लगाते हैं इस मुल्क में जमहूरियत का,
आइन की बालादस्ती का, कानून की बालादस्ती का, ऐसे लोगों को वोट देने क्यों पहुंच जाते हैं जो इसके बिल्कुल बरक्स हैं? देखिए, ये जो लॉयर्स वाला मामला है ना, ये दूसरी जमात की तरह नहीं होता कि पीटीआई का टिकट मिला है, जैसे वहाँ पर लोकल सारी होती हैं कि एक नून लीग है और दूसरी तरफ यहाँ पर की तो बात ऐसा नहीं था कि नून लीग का किसी को टिकट मिला। की बात नहीं कर रहा। दूसरी ये चीज़ रह गई कि साहब, मैं पीटीआई की हारून रशीद साहब की आपने बात की, पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आइन की बालादस्ती की बात कर रहा हूँ, 26वीं और 27वीं आइन की आइनी तरमीम की बात कर रहा हूँ, जिसको आप खिलाफ आइन करार देते हैं। ये देखें, जो आपने बात की है यहाँ पर मैं बड़ा वाज़ह रखता हूँ कि बार्स के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। वो ग्रुप्स या चैम्बर की बुनियाद के ऊपर या रिश्तेदारी तल्लक की बुनियाद के ऊपर, वकला के साथ भाईचारे की बुनियाद के ऊपर, किसी ने किसी का साथ दिया होता है उस बुनियाद के ऊपर, या किसी को हामिद खान पसंद नहीं है उसकी बुनियाद पर वो वोट नहीं देता, या किसी को कोई और मामला है, तो उसको आप कंपेरिजन ना करें कि एक होता है ना कि इमरान खान खड़ा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ खड़ा है, या इमरान खान को उम्मीदवार खड़ा है, तो फिर आप उसके अंदर कंपैरिजन भी करते। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ, एक तो ये रीजन थी, दूसरा 500 के करीब नए उन्होंने वोटर रजिस्टर कराए। वहां प्रोसेस ये है कि जिन लोगों को उन्होंने टिकट जारी करना है, यानी जिन लोगों को एंडोर्स करना है, आजम नजीर तारड़ ने या ऐसा उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है। तो 500 वोट, अगर 3300-3400 वोट है और उसमें 500 वोट ऐड हो जाए तो डेफिनेटली वो एक पलड़ा एक भारी हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स इसकी बुनियाद जो इरशाद साहब का था नईम साहब, वो ये है बुनियादी तौर पे हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, हारून रशीद साहब सदर बन गए सुप्रीम कोर्ट बार के, जो इस वक्त इमरान खान की रिहाई का अलम बुलंद किए हुए हैं, आपके साबिका साथी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब, ये जाके बाज़ाब्ता तौर पे हारून रशीद साहब से मिलते भी हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं, और उनका ये मानना है कि हमें दर्जा हरारत नीचे लाना है। तो आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं, और आपकी नज़र में, पीटीआई की नज़र में, इनका जाके हारून रशीद साहब से मिलना कोई इसमें मसला नहीं है? देखिए, मैं तो नहीं गया ना जी, हमारा सेक्रेटरी जनरल तो नहीं गया, हमारा चेयरमैन तो नहीं गया, तो जब वो जाएंगे तो मैं उस पर मौक़िफ़ दे सकूंगा। कोई अगर जाता है इंडिपेंडेंट बंदा तो उसकी मर्ज़ी है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं, उस पर आपने क्या ओपिनियन देनी है? सही। अच्छा, ये फरमाएं कि आइनी अदालत पर आपको बुनियादी एतराज़ क्या है? कि जो हामी हैं वो ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट पर जो बोझ आता है, जिसकी वजह से हज़ारों मुकदमात पेंडिंग हैं, उससे हम निजात दिला रहे हैं कि ये जो आइनी बहसें होती हैं ये बड़ा लंबा अरसा लेती हैं, उसकी वजह से अदालत का वक्त ज़ाया होता है। एक आइनी अदालत कई ममालिक में भी है, तो बुनियादी एतराज़ आपको क्या है इस पर? देखिए, आइनी अदालत का मामला यह है कि अगर आप देखें, जब से 26वीं तरमीम हुई उस वक्त से लेकर आज तक आइनी मुकदमात के अंदर 16% इजाफा हुआ है। 8000 प्लस जो है इस वक्त आइनी मुकदमात हैं, और अगर 16% इजाफा हुआ है आइनी बेंच बनाने से, आइनी जो वहाँ पर बेंच बनाया गया 8 रुकनी, तो फिर मेरा ख्याल में इस तरमीम का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर तो तादाद कम होती उन 8000 की, 8000 से कम होती, या 4000 रह गए होते, 3000 रह गए होते, तो फिर तो बात है। इसी तरह अगर देखा जाए तो 56,000 के करीब मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी आइनी मुकदमात से हट के इल्तवा का शिकार हैं। अब 56,000 के लिए आपने 8 जजेस तो बढ़ा दिए, क्या उनके अंदर तादाद के अंदर कमी आई? तो कमी नहीं आई। ये आइनी बेंच हो, आइनी अदालत हो, जजेस का ट्रांसफ़र हो, या दूसरा मामला आर्टिकल 243 हो, या कोई और चीज़ हो, या चीफ जस्टिस साहबान की तैनाती का मामला हो, ये सारे का सारा इसलिए है कि इमरान खान जो है ना, वो उसका खौफ खाई जा रहा है, उसका रास्ता रोकने के लिए कि वो बाहर आएगा तो वो पकड़ ना ले, उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो वो सारी सबके सामने है, ये झूठ का निज़ाम कायम रहे, यही तो हुकूमत 8 फरवरी का डाका ना खोले, बुनियादी हकूक जो है वो सलब रहे, जुल्म का निज़ाम कायम रहे, ये सारी चीज़ें जल्द अज जल्द उनको कोई किसी अंजाम पे, उस किसी फैसले पे पहुंचाना चाहिए। और इसलिए जो है अब आइनी मामला जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, अब वो आइनी अदालत में जाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया नईम पंजूथा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज़ कानूनदान हसन रज़ा पाशा साहब ने। पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाशा साहब, 27वें आइनी तरमीम हो गई, हम उस पर आएंगे ज़रा, लेकिन जो बुनियादी फ़ैसला है वो आइनी अदालत का है। अब आइनी अदालत का क़याम वो ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा।
एक तो 26वीं तरमीम का मामला अभी जो आईनी बेंच है उसके पास चल रहा है, क्या ये केसेस जो आईनी बेंच के पास हैं ये कैरी फॉरवर्ड होंगे या ये कहीं इन्फेक्शियस हो जाएंगे? दूसरा जो एक तारीखी हवाला दिया जाता है कि 5 जुलाई 1977 को जब जनरल ज़िया उल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो फिर जस्टिस अनवारुल हक और दीगर जजों के ज़रिए वो PCO की एक सूरत बनाई गई। तो ऐसे माहौल में जब एक केस चल रहा है 26वीं तरमीम से मुतालिक भी 27वीं तरमीम आ जाती है, तो क्या ये उसके साथ ये तशबीह दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला सवाल ये है आपका कि 27वीं तरमीम आने के बाद जो केसेस आईनी बेंच में चल रहे हैं या समाअत हो रही है तो वो इधर ही जाएंगे, कैरी करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन रही है। तो मेरा जवाब इसमें है कि यकीनी तौर पे ये ट्रांसमिट हो जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में और वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये खत्म हुए हैं। यानी क्योंकि लगता यही है कि इन्हीं जजेस को शायद वो लेकर जाएं जो ये समाअत कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो है जो 26वीं तरमीम वाले केस की है, तो ये आई थिंक कि ये इन्फेक्चुअस हो जाएगा या इसकी प्रेयर क्लाज में अमेंडमेंट करके 27वीं को चैलेंज करेंगे। लेकिन काज ऑफ एक्शन चूंकि 27वीं के नाफिजुल अमल होने के बाद यानी जब पार्लिमान इसको मंजूर कर लेगी तो फिर नया काज ऑफ एक्शन बनेगा। तो यकीनी तौर पे जिन्होंने एग्रीड पर्सन्स हैं, एग्रीड पार्टीज हैं, उन्होंने चैलेंज करना हुआ तो 27वीं तरमीम को नए सिरे से करेंगे। और जब वो नए सिरे से करेंगे तो वो जो 26वीं तरमीम वाली हैं, खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से और फॉर्मेशन ऑफ जुडिशल कमीशन के हवाले से, तो वो फिर इनको इन्फेक्शियस हो जाएंगी और वो वापस ही लेने पड़ेंगे उनको। तीसरा जो हिस्सा है 77 वाली सूरत हाल। हाँ जी जी चलो ठीक है, आप जवाब देने फिर मैं सवाल करूंगा। हाँ जी, जो 77 वाली सूरत हाल है, देखिए ये चेंजेस वक्त के साथ साथ आती रहती हैं और मैंने पहले भी अर्ज किया कि आइन जो है वो लाइव डॉक्यूमेंट है और उसमें अमेंडमेंट आ सकती हैं, अच्छी भी आ सकती हैं, बुरी भी आ सकती हैं। और जब अच्छी आती हैं तो उसमें अवामन नास को फायदा पहुंचता है और जब कोई बुरी आती हैं तो उसमें नुकसान होता है, मुल्क का भी नुकसान होता है, अवाम का भी नुकसान होता है। और ये उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत बाद में जाके पता चलती है कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क को, मुल्क आगे गया है या पीछे गया है। लेकिन तरमीम करने के हवाले से जो इख्तियार आइन ने पार्लिमान को दिया है वो बहरहाल वो इन्होंने वो इस्तेमाल किया। जी हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा था कि जब ये एक बहस चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, तो मुनासिब नहीं था कि ये चंद दिन के लिए आगे ले जाते, बाद में करते। ये तासुर ना बनता कि जी सिर्फ उस बहस को समेटने के लिए और उस तरमीम को जो चैलेंज किया गया है उस पर कदगन लगाने के लिए ये नई अदालत बनाई जा रही है ताकि पिछला मामला तो मलबा तो साफ हो जाए। अरशद साहब, जो वकूए होना जिन्होंने सरजद होना है वो हो जाते हैं, वो इंतजार नहीं करते। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि ये 26वीं तरमीम को साइड लाइन करने के लिए या उस केस को साइड लाइन करने के लिए 27वीं नहीं आई। मेरा ख्याल है और भी कुछ ऐसी जरूरतें थी जिनकी वजह से 27वीं तरमीम हर्डली लाई जा रही है। ये आप कुछ दिनों के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आईनी अदालत के क़याम से, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, हम लोअर कोर्ट्स में भी देखते हैं, एपलेट कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट तक 56,000 के करीब केसेस हैं गालिबन सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग हैं, जो आईनी मामलात से अलावा हैं। आईनी अदालत के क़याम से क्या स्पीडी जस्टिस और पायदार इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के मुकद्दर में आएगा? मैं आपको बिल्कुल एक गैर जानबदार तज्जिया पेश कर रहा हूँ कि जब से ये आईनी बेंच बना है और आइन की मुशगाफियाँ, आईनी मैटर्स वो
कोई कभी 3 रुकनी बेंच सुन रहा है, 5 रुकनी बेंच सुन रहा है, 7 रुकनी बेंच सुन रहा है, और वो फैसला हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक फैसला हुआ है गलत फैसला हुआ है, इन तमाम चीजों को मैं एक साइड पे रख के बात कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल मैं लाउड एंड क्लियर ये आपको बता रहा हूँ कि जब से आईनी बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो केसेस की डिस्पोजल बहुत जबरदस्त हुई है, आम आदमी के केसेस लग रहे हैं। और आप ये बताता चलूं कि जिस वक्त 26वीं तरमीम हुई और आईनी बेंच बना, तो उस वक्त 2013-14 के केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही थी। क्रिमिनल अपील्स की बात कर रहा हूँ, डेथ सेंटेंस वाले और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले। तो अब आज की बात है कि आज मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच में पेश था, तो वहां पे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है उन्होंने बताया कि अब हम 2020 के केसेस की समाअत कर रहे हैं, 2020-21 की, मीनिंग देयर बाई कि इन 7 महीनों में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के केसेस की समाअत की, उनके फैसले किए, चाहे वो सिविल हैं चाहे वो क्रिमिनल हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसकी जो 26वीं की इम्प्लीकेशन है, राइट और रॉन्ग, वो तारीख करेगी फैसला, उसका अलग बात है। लेकिन ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल विद फुल कमिटमेंट आपको बता रहा हूँ कि ये चीज, और आप बेशक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भेज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डाटा भी मंगवा लें कि इतने अरसे में डिस्पोजल कैसे हुई है, तो ये एक रिकॉर्ड किस्म की डिस्पोजल हुई है। ये तो ठीक है, फिर अच्छा है अगर ऐसा आइंदा भी होता है तो। अच्छा, ये फरमाएं, सदर ममलकत को ताहयात जो इस्तिस्ना दिए गए, वज़ीर आज़म ने तो खैर कहा कि नहीं मैं तो ये नहीं लूँगा, ये कहा जाता है कि मुसावात का जो बुनियादी उसूल है उसके भी मुनाफी है। इस्लाम में तो खैर कोई इस्तिस्ना किसी को हासिल ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको भी सज़ा मिलेगी। तो क्या ये इस्तिस्ना ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था? मेरा ख्याल ये है, बड़े अदब और एहतराम से बात करूंगा, कि ये खामखा की ओवर डूइंग की गई, ये कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। अच्छा, ना करते तो ज़्यादा बेहतर था, लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते। जब ये अंडर कंसिडरेशन था, मुसवदा पेश हुआ, उस वक्त लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, इसी का ही अंदाजा लगा के कह देते जी कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है। जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि मुझे ये जरूरत नहीं है, आप देखें ना, अगर ये मंजूर हो जाती, दूसरी तरफ आप दूसरा रुख भी देखते हैं ना, कि अगर ये मंजूर हो जाती तो शायद ये भी एक अपनी जगह पे एक तल्ख हकीकत है कि वजीर आजम का नाम इसीलिए फिर ड्रॉप कर दिया। सही है। ये फरमाएं कि एक इसका जो जजेस का तकर्रुर पे पहले एतराज़ात हो रहे थे कि जी उसमें एग्जेक्टिव का इख्तियार है कि वो जो जुडिशल कमीशन होता है उसमें एग्जेक्टिव की अक्सरियत होती है, अटारनी जनरल को भी, वज़ीर कानून को भी शामिल कर लिया, सरकारी पार्टी के भी अरकान होते हैं। तो अब जो तबादला था, तबादले में भी आ गया इख्तियार जुडिशल कमीशन का। हुकूमत ये कह रही है, वज़ीर कानून का ये कहना है कि हमने फ़र्द वाहिद से वो इख्तियार ले के जो सदर के पास था जुडिशल कमीशन के हवाले कर दिया है, इसको इदारा जाती कर लिया है। तो आपके ख़्याल में जजेस का तबादला जो होगा ये इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन जाएगा कि जो जज पसंद नहीं है उसको खुददार भेज दो, क्वेटा भेज दो, और जो पसंद है वो इस्लामाबाद या कराची या लाहौर बैठा रहे? जी, ये एक एप्रीहेंशन अपनी जगह पे मौजूद है, और शायद इसीलिए इसको एड्रेस करने के लिए अब अमेंडमेंट में मजीद वो जो ओरिजिनल मुसवदा था उसमें मजीद अमेंडमेंट कर दी गई कि ट्रांसफर होने वाले जज से अगर कोई इनकार वो करता है तो फिर उसको ग्राउंड्स यानी रीजंस देनी पड़ेगी कि वो क्यों इनकार कर रहा है, ये एक ऐड कर दी गई। लेकिन फिर अगर वो इनकार पे आगे कोई अभी तक सामने चीज नजर नहीं आ रही कि अगर वो फर्ज कर लें वो ये बताने में कामयाब हो जाता है कि मैंने इनकार इस वजह से किया है, मुझे
निशाना बनाया गया है, मुझे विक्टिमाइजेशन मेरी की जा रही है, मैंने फलां बात नहीं मानी फलां की, तो इसलिए मुझे ट्रांसफर की जा रही है। तो क्या ये बात मान के उसका ट्रांसफर रोकने का ऑर्डर हो जाएगा? ये मेरा ख्याल है अभी क्लियर नहीं हुआ, सही है। मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि जो ओरिजिनल मुसवदा था वो पढ़ा था, उसमें तो ये चीज थी ही नहीं सिरे से। आज जब शिकवार ये हो रही थी मंजूरी आइन की सेनेट में, तो ये चीज सामने आई कि ये दे दी गई है कि उसको अपॉर्चुनिटी दे देगी। तो अच्छा। अपॉर्चुनिटी अगर दे दी गई है तो फिर क्या सिर्फ अपॉर्चुनिटी है या उसको उसका बेनिफिट भी मिलेगा? अगर बादशाह साहब, इसमें वैसे आपके ख्याल में ये जो अल जिहाद केस था उसमें ये तय हुआ था ना कि जज की मर्जी के बगैर तबादला नहीं हो सकता, पहले तो तबादले होते थे, हुए भी थे, तो आपके ख्याल में वो बेहतर था कि जी जज की मर्जी के बगैर उसको तब्दील ना किया जाए, या तबादले के हक में हैं आप? देखिए, ये अरशाद साहब कोर्ट टू कोर्ट वेरी करता है। बतौर रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास कई जगह से ये एतराज़ात आए कि फलां जज से हमारी वो नहीं बन रही, या झगड़ा हुआ है, या तलख कलामी हुई है कोर्ट में, वो अब हमें विक्टिमाइज कर रहा है, और मेरे केसेस जब भी जाते हैं तो वो उनको डिसमिस कर देते हैं, और इतने साल उन्होंने रहना है तो हमारी तो जिंदगी अजाब में बन गई है, तो आप इनको ट्रांसफर करवाएं जी, ये इस तरह करें। फिर आपको ये भी याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खास तौर पे ये बार की तरफ से मुतालबा आया था कि कोई रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कोई ऐसा कानून रोटेशन वाला होना चाहिए कि जजेस जहां से भी ट्रांसफर हो और बाहर से भी होके आए। लेकिन बाज हाई कोर्ट, लेकिन सिर्फ बात सारी वही है कि जब कहते हैं कि नीयत क्या है, अगर ट्रांसफर करने की बात ठीक है, अगर आप एक 20 या 22 ग्रेड के ऑफिसर को उसकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी जिस तरह सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, क्या अगर उसी स्ट्रक्चर पे आपने जुडिशियल सिस्टम को भी लेके जाना है, तो उसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आज एक बात बड़ी अहम मैं आपको बताता चलूं कि अगर आज जुडिशियल कमीशन की जो फॉर्मेशन है, जरूरी नहीं कि कल ये फॉर्मेशन यही रहे। हो सकता है कि जो आईनी कोर्ट का सरबराह और सीनियर क्यूनी जज है वो दूसरे जजेस के साथ मिल जाए तो उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, या बार नहीं, जो सवाल हमारा अगला सवाल था बादशाह साहब, ये जो जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन है, ये जो कॉम्पोजिशन है, इस पे क्रिटिसिज्म इस वक्त ये हो रहा है कि यहाँ पे जो मेजर नुमाइंदगी है वो एग्जेक्टिव की आ जाती है, और फिर इसी तरह उसको एक इन्फ्लुएंस के साथ भी जोड़ा जाता है कि शायद हुकूमत का एक इन्फ्लुएंस भी बनता है। आप जो बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये तो एक स्टेटस को की सूरत हाल रहेगी? ये कॉम्पोजिशन कैसे बदलेगी? आप जो कह रहे हैं ये फॉर्मेशन कैसे तब्दील हो सकती है? सर मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। आप देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ एक जज साहब की या 2 जजेस साहबान की सुप्रीम कोर्ट की, जिनको पहले ट्रोलिंग की जा रही थी, उनका क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था। मैं मिस्टर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और मिस्टर जस्टिस नईम अफगान साहब, ठीक है, वो जी ये तो बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं, हमारे खिलाफ फैसले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा, पूरे पाकिस्तान ने नहीं देखा कि उन्होंने स्पेशल सीट्स वाले केस में जो हुकूमती जो साइड पे जो जजेस थे उनसे हट के उन्होंने जजमेंट दी, उसके खिलाफ गए? तो क्या हम ये कहेंगे कि सारे जजेस एक जैसे हैं? ये बात नहीं है। आप देखिए कि जजेस वो भी बहुत अच्छे रहे हैं जिनको 18वीं तरमीम से पहले एग्जीक्यूटिव रखा करती थी। गवर्नर एक समरी पुट करता था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई कर देता था, और कई पॉलिटिकल पार्टीज के सरगर्म रुकन जो हैं वो जज के तौर पे उन्होंने ओथ लिया। ये तारीख है पाकिस्तान की। सही। लेकिन यानी आप जो हसन साहब सुने, मैं एक मिनट मेरी गुजारिश सुनिए। लेकिन हमने देखा कि उनमें से ही वो जजेस निकले जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया। उन्हीं में से वो जजेस निकले जिन्होंने मार्शल लॉ को, किसी भी मार्शल लॉ को दवाम नहीं दिया और उसके खिलाफ गए। ऐसे भी थे
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस वो मेजॉरिटी में थे जिन्होंने हर मार्शल लॉ को जो है एंडोर्स किया। तो वो नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं वो भी कि वो भी सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद था। अब जो जुडिशियल कमीशन की जो फॉर्मेशन है, मैं सिर्फ एक वन लाइनर बात करता हूँ। इससे पहले जो जुडिशियल कमीशन था जिसमें जजेस नॉमिनेट करते थे, वो डोमिनेट करते थे, और जो बार के नुमाइंदे से पूछा नहीं जाता था। 5 मिनट में कार्रवाई होती थी, आए अंदर से फैसला करके आए, ये हमने रखना है, इसको निकालना है, कर देते थे, किसी से पूछे ही नहीं। ठीक, देखिए ना, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। ये जो मेंबर है उसे पूछना चाहिए। वो गलत था जी। मैं नहीं, कहता हूं मेरा जो सवाल था आपने जवाब दे दिया कि ये कोई मुस्तकिल कोई आप नहीं कह सकते कि ये नीयत पर मुनहसर है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, आपके इल्म में होगा, सिर्फ अपने नाज़रीन को बताने के लिए कि सज्जाद अली शाह साहब की और हुकूमत वक्त की या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जब लड़ाई हुई तो कुछ जजेस पर एतराज़ था सज्जाद अली शाह साहब को, और वो बड़े नामवर जजेस थे। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे, जनाब अब्दुर्रहमान साहब थे, उसके बाद खलील रहमान साहब थे, असलम नासिर जाहिद साहब थे। तो उन जजेस जब ये एक दफ़ा सेटल हो गया मामला, आपको याद होगा कि एक दफ़ा इनके दरमियान सेटलमेंट हुई थी, मजीद निज़ामी साहब उसमें थे, मेराज खालिद साहब थे, तो इन शाहद हसन ख़ान साहब भी थे उस मामले में दूसरी साइड पे। तो इन जजेस ने निज़ामी साहब से कहा कि अब हमारी एक चाय हो जानी चाहिए ताकि हमारे दरमियान जो थोड़ी बहुत रंजिशें पैदा हुई हैं वो भी दूर हो जाएं। तो निज़ामी साहब ने कहा सज्जाद अली शाह साहब से कि जी वो 4-5 जज आपके बिरादर जजेस जो हैं, चूँकि आपसे इख्तलाफ करते रहे हैं इस मामले में, तो ये शकरंजी नहीं रहनी चाहिए, रंजिशें दूर हो जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगी, आप फ़िक्र ही ना करें। और दूसरे दिन उन्होंने उन जजेस को 2 को कोयटा भेज दिया, 1 को कराची भेज दिया और 1 को पेशावर भेज दिया। और भेजने की जो वजह बनी वो ये थी, जो बताई जाती है, उस वक्त मशहूर हुई थी कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब अपनी बच्ची की वजह से कराची नहीं जाना चाहते थे, उनको कराची भेजा गया, वो लाहौर में थे, इस्लामाबाद में थे। और खलील रहमान साहब का कोई तिब्बी मसला था, वो कोयटा नहीं जाना चाहते, उनको कोयटा भेजा गया। अब्दुर्रहमान साहब जो थे वो मेरे ख्याल से सफ़र नहीं करते थे, हवाई जहाज़ का उनको पहले कराची ट्रांसफ़र किया गया, कराची से फिर पेशावर भेज घबराते थे हवाई जहाज़। तो ये भी सूरत हाल चीफ जस्टिस की भी होती है और एग्जीक्यूटिव भी कर सकती है। लेकिन बात साहब टाइम खत्म हो रहा है, 1 लाइन कमेंट कर दें अब। देखिए, वो एक सिंगल चीफ जस्टिस साहब थे, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो उन्होंने वो कर दिया। लेकिन अब थोड़ी सी चेंज है कि जुडिशियल कमीशन ने ये फैसला करना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ट्रांसफर कौन कर दिया। मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद जो है, कंसल्टेशन के बाद ये फैसला होना है। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका, इरशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।